सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस मैम। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है मैम। ओके। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं और क्या पेंडिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। बेसिकली क्या है कि आपके मैक्सिमम मींस आपके सिलेबस को थोड़ा फास्ट करना जरूरी है। रीजन इज बहुत सारा पोर्शन पेंडिंग है एंड इट्स ऑलरेडी हाफ अक्टूबर जा चुका है। बाय दिसंबर एक्चुअली 90% ऑफ सिलेबस होना चाहिए, बट ओके वी आर लैगिंग बिहाइंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हो। सो आपकी और मेरी दोनों की कंट्रीब्यूशन से हम मैक्सिमम टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके, व्हाट्स माय प्लान इज वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमने टाइप ऑफ टिश्यूज देख लिए सारे। टाइप ऑफ टिश्यूज सारे के सारे देख लिए, जिसमें कि ऑल 4 टाइप्स और उनकी फर्दर कैटेगरीज विद सम एग्जांपल्स एंड उनके लोकेशन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये सारी चीजें हमने देख ली। टाइप ऑफ टिश्यू में सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट था उनका ओरिजिन। फंक्शन तो था ही, फंक्शन के साथ साथ उनकी कैटेगरी, उनकी कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं या कैटेगरीज हैं वो सब। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज के बाद उनका लोकेशन आ जाता है। एंड जो लोकेशन आता है, स्टूडेंट जस्ट गिव मी 1 more minute. ओके, सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस। यस, तो पहले हमने ओरिजिन के बारे में देखा, उनका फंक्शन, उनके अगर फर्दर कैटेगरी और क्लासिफिकेशन है वो, उनके लोकेशन के बारे में देखा। लोकेशन मींस एग्जांपल्स, ये सारी चीजें की हैं। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये सारी चीज होने के बाद आप में से कितने बच्चे जिसने एक्चुअली मॉड्यूल या एनसीईआरटी बुक पे नजर डाली है, यू हैव टू रेज योर हैंड, कि आप साथ साथ रीड भी कर रहे थे और नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे थे। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? ओनली सिद्रा? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ओके, सानिका, यू हैव डन इट। ओके, गुड। रुचिर, ओके, गुड। ओके, सो 4-5 स्टूडेंट्स हैं। आई नीड कि जितने बच्चे हैं एटलीस्ट 12 to 13 हैंड्स तो भी रेज हो। अगर आप ऑनेस्ट हो और ये सारे रिप्लाई ऑनेस्टी से कर रहे हो, देन वेरी पुअर परफॉर्मेंस, ऑलवेज लेस देन 50%। सो क्लास कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी बहुत कम है। सो यू हैव टू रेज योर हैंड एवरीवन। और बाकी लोग अगर नहीं कर रहे, इट मीन्स आप काम ही नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई। तो ये चीजें हमने देखी। दूसरे, हमें एनिमल स्टडी करनी थी। मीन्स कुछ एनिमल्स को एज अ डमी हमें स्टडी करना था कि उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से टिश्यूज हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें कि 3 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। कॉकरोच जो हमने किया, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। अभी देखो, आइडियली कॉकरोच मीन्स जो करेंटली ये ईयर का रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें कॉकरोच तक ही आता है। दीज टू आर एलिमिनेटेड, बट वी डोंट नो, वी नेवर नो कि इन फ्यूचर कौन सा सिलेबस चेंज होगा कौन सा नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी में तो मेंशन्ड है। सो व्हाट विल यू डू? सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मेरा ऐसा प्लान है कि करंट टुडे जो क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे उसमें थोड़ा रिविजन हो जाएगा और आप लोगों का भी थोड़ा सा ब्रेन वार्म अप होगा। बाकी जैसे जैसे हमें थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कभी संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं या फिर एनी काइंड ऑफ रिविजन सेशन, देन आई विल टेक अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। बट आपको ऑलरेडी क्या क्या पता है इनका? एवरीवन नोज द फाइलम, राइट? टेल मी इफ यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, यस और नो। फाइलम पता है आपको? इनका साइंटिफिक नेम समझते हो? देन आपको सुपरफिशियल उस फाइलम के सारे बॉडी सिस्टम्स कैसे हैं वो भी पता है आपको? ठीक है, बॉडी सिस्टम आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन डिटेल, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है, जर्मिनल लेयर्स कितने हैं, सीलम है या नहीं है, या फिर बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, या इन जनरल बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सोस्केलेटन है कि नहीं। तो इस टाइप के कुछ ब्रीफ नॉलेज आप ऑलरेडी रखते हो। अब आपको क्या देखना है, जैसे कॉकरोच का हमने इनडेप्थ देखा था, वो इनडेप्थ स्टडी बाकी है। इनडेप्थ स्टडी जो है दैट इज आर पेंडिंग पार्ट। सो वो हमारा क्वेश्चन मार्क है।
ओके, सो ये जो पार्ट है, डोंट वरी अबाउट इट, वेरी सून आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस करके, आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज करके, बिकॉज एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बैच की टाइमिंग आर वेरी पुअर, आप लोग भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, सो आई एम ऑलरेडी हैव प्लान्ड कि नेक्स्ट वीक शायद कन्वीनियंट टाइम आपको दिया जाए, पहली चीज ये। दूसरा, हमारा जूलॉजी एंड बॉटनी सेपरेट सेशंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। यू हैव टू स्टडी जूलॉजी और बॉटनी पैरेलली। तो आपका मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, हमने बॉटनी 1 एंड जूलॉजी 1 कंप्लीट कर दिया है, अभी हमें बॉटनी 2 एंड जूलॉजी 2 पे बहुत जल्दी आना पड़ेगा। तो एक साइड में आपका प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करूंगी, नॉट फिजियोलॉजी, ये सेकेंड यूनिट ही है हमारा अभी तक। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी आपका स्टार्ट करना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ दूसरी साइड मुझे आपका सेल साइकिल एंड यूनिट स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल, देन सेल डिविजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, तब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ पाओगे फिर वेरी इजीली। क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने के लिए बीच बीच में कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको देखना पड़ेगा, स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेशन में। तो वो रिएक्शन समझने के लिए वो जो प्रोटीन्स के नाम हैं, या फिर कोई लिपिड आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, या एनी काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सो ये मेरा सीक्वेंस है। सो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आप लोगों के नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाए, टाइमिंग्स भी चेंज होंगे। आई एम प्लानिंग, दोपहर का टाइम किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है, राइट? नो वन इज अग्रीइंग 3 to 4, 2 to 3, ये वाला टाइम किसी को भी सही नहीं लग रहा, राइट? Yes, आप ma'am. लोगों का क्या व्यू है इस पे? दिस टाइम इज ओके, नॉट ओके? एनीवन, किसी को कुछ प्रॉब्लम? Okay, Sidra and Samiksha are okay with any of the times. What about other students? मुझे बच्चे majority of the point of view चाहिए, otherwise क्या होगा फिर हम अपनी मर्जी से करते हैं, तो बच्चे फिर मुझे messages करते हैं to change the time, but the problem is I cannot control the management, और ये जो time schedule है मैं वो control नहीं कर सकती। मैं मेरा class इधर रखवा सकती हूँ या फिर कैंसिल करवा सकती हूँ, बट मैं किसी और टीचर का या फिर और बच्चे का कोई और क्लास हो या फिर कुछ और बीच में उनका स्केड्यूल हो तो मैं वो नहीं चेंज कर सकती। ओके, अदरवाइज एक क्लास अगर मैं पुश करूँ तो सारी आगे की क्लासेस खराब हो जाएंगी। ओके, तो आप लोगों का एक सेट स्केड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। प्लस दूसरा डिमेरिट क्या है हमारे पास, एक ही ग्रुप में अलग अलग लोकेशन के बच्चे, ऐसा है। तो अलग अलग लोकेशन के बच्चे होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है, सबके अपने अपने ऑफलाइन कमिटमेंट्स हैं या फिर दूसरे क्लासेस दूसरे कोर्सेज हैं, वो उसके कमिटमेंट्स हैं। तो उसका भी ध्यान रख के जो बीच में सबसे मोस्ट कॉमन टाइम मिलता है, अगर 45 मिनट्स भी बच्चे को मिल रहा है कॉमन, तो हम वो 45 मिनट्स में फिर रखना पसंद करेंगे, ऐसा हो जाता है। ओके, निशांत, नीट का ऑफलाइन का श्योर नहीं है, बट आपके धीरे धीरे स्लोली बोर्ड के ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। वी आर प्लानिंग की बोर्ड के थ्रू ही हम नीट पे भी स्विच हो जाएं, बट फॉर नाउ ये ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन दोनों मिक्स मोड रहेगा। वैभव इज सेइंग अनदर टाइम। ओके, सानिका इज नॉट ओके विद द टाइम। रुचिर को ऑफलाइन क्लास से प्रॉब्लम हो रही है। रुचिर, ऑफलाइन क्लास में प्रॉब्लम है या ऑफलाइन की टाइमिंग में प्रॉब्लम है? मैम इस हमारा अल्टरनेट चलता है ना, मतलब एक दिन ऑनलाइन होता है नीट के लेक्चर्स और दूसरे दिन ऑफलाइन होते हैं क्लासेस, तो टाइम दोपहर का किसी में भी नहीं मिलता। ओके, तो तो प्रॉब्लम है। आप, ओके, अच्छा एक बात बताओ, कौन सा टाइम है जो सबके लिए मोस्ट कन्वीनियंट है, जब सब लोग फ्री हो, मतलब इधर मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में से ऐसा कौन सा टाइम है जो बेस्ट है आपके लिए? Evening. Evening, ma'am. मैम इवनिंग मींस 6 के बाद? इवनिंग 7:15 के बाद मैम, क्योंकि फिजिक्स का केमिस्ट्री का लेक्चर 7:15 को खत्म हो जाता है। राइट, बच्चे पहले क्या होता था, पहले मेरी क्लास होती थी इवनिंग में 6:45 से 7:15, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है। तो यस मैम। पहले हम लोग लेते थे क्लास, बट क्या हो गया, धीरे धीरे टाइम कन्वीनियंस चेंज हो गया। रीजन इज नए बच्चों का भी एडमिशन होने लग गया, बहुत कुछ। तो आप लोगों को बायो के लिए ये अगर चाहिए तो फिर मेरे लिए इशू क्या हो जाएगा कि आई हैव टू वर्क टिल 9 PM। ठीक है, तो एक क्लास ये कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है विच आई कैन हेल्प यू, कि आप लोगों की लास्ट क्लास कितने बजे तक होती है? 7:15 तक? Yes, ma'am. यस मैम।
ओके, तो 7:30 to 9 एक क्लास रख सकते हैं, बट अभी आप लोगों का क्या होता है कि दिन भर क्लास ले रहे हो, तो 7:30 to 9 तक बायोलॉजी के लिए तो एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास, मुझे नहीं लगता। दैट टू जिसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप हो, उन चीज को समझने के लिए आप कितना एनर्जेटिक रहोगे, नींद आती होगी 9 बजे तक, तो 10 बजे तक सोने की इच्छा होती होगी, सो हाउ यू आर गोइंग टू बी अटेंटिव। प्लस पूरे दिन अगर आप क्लास कर रहे हो और सपोज बाई चांस आपने बायो का प्रिपरेशन नहीं किया है या आपने पढ़ा नहीं है, तो पूरी क्लास आपके लिए डल हो जाएगी, बिकॉज बायो में आपको प्री स्टडी या थोड़ा सा एक नजर डाल के आना ही पड़ता है। ओके, तो अगर आप एनर्जेटिक रह रहे हो, इफ यू आर प्रॉमिसिंग मी दैट, तो ये वाला टाइम मैं अरेंज करवा सकती हूँ। ठीक है, ये टाइम हमारा हो जाएगा। तो वीक में हम 4 क्लासेस, आई हैव प्लान्ड 4 क्लासेस, 2 जूलॉजी एंड 2 बॉटनी। ये वाली प्लानिंग मुझे लगता है कि मेरे लिए बेटर है। आप बताओ। और उसके अलावा कोई अभी मुझे किसी ने कहा है अबाउट मॉर्निंग क्लास, सो टेल मी नाउ। निशांत है सेड मॉर्निंग क्लास, सो मॉर्निंग के लिए कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं? लाइक अगर हम 9 PM वगैरह 9 AM कुछ ऐसा रखते हैं, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू कैन मॉर्निंग मैनेज? चाहिए मैम। कितने बजे से कितने बजे तक आप फ्री हो? मतलब आपकी पहली क्लास कितने बजे शुरू होती है नॉर्मली? मतलब डेली बेसिस का टाइम टेबल बताओ, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन तो मैम सीधा 3 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, हम्म। और कभी कभी जब ऑफलाइन होता है तब 11-12 ऐसे चालू होता है। अगर ओके ठीक है, बट यही दिक्कत होती होगी कि 11-12 अगर स्टार्ट होगा तो फिर आपको ट्रैवल करके फिर से उस पोजीशन, उस लोकेशन पे आना पड़ेगा 1 घंटा ऑफलाइन के तो लिए। निकलना पड़ता है। राइट। तो अब क्योंकि एक टाइम ये मिल सकता है मॉर्निंग का, ये इवनिंग टाइम है। ओके, मतलब नाइट टाइम हो गया, अब तो इवनिंग रहा नहीं, और मॉर्निंग में 9 to 10:30। मैम ऐसा कर सकते हैं, जब ऑनलाइन क्लास रहेगा, मतलब जिस दिन ऑनलाइन रहता है उस दिन ऑफलाइन नहीं रहता, सो हम्म। जिस दिन ऑनलाइन रहेगा उस दिन सुबह हो सकता है क्लास। हाँ, ये कर सकते हैं। मुझे आपके टोटल वीक में 4 डेज चाहिए, तो ये कर सकती हूँ। जैसे अभी जूलॉजी के लिए या बॉटनी की, चलो बॉटनी बोरिंग लगती है, तो बॉटनी की क्लास हम मॉर्निंग में रख सकते हैं कि नींद भी नहीं आएगी, आपकी फ्रेश क्लास है, टफ चीजें पहले खत्म हो जाएंगी, और उस दिन आपका ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, सारे बच्चे 9 to 10:30 होंगे। और एक दिन मुझे जू की क्लास, मुझे 2 दिन आपकी जू की क्लास चाहिए होगी, तो जूलॉजी के टाइम पे हम रात को रख लेते हैं। ओके, या फिर वाइस वर्सा, हम देखेंगे कैसे सही लगता है, क्योंकि मुझे बॉटनी के लिए आपको और बाकी जो 2 दूसरे नीट के बैचेस हैं उनको भी मर्ज करना है, क्योंकि हम बेसिकली नई क्लास और क्या बोलते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई रियली वांट, मैं 1 वीक फिर आई विल प्लान कि मैं उनको ब्रेक दूं और वो 1 वीक में आपको कैचअप करने की कोशिश करूं फिर। ओके, एंड देन फिर सारे बैचेस एक साथ बॉटनी का, मीन्स आप लोग सेम लेवल पे आ जाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो एटलीस्ट जू नहीं तो बॉटनी एटलीस्ट सेम लेवल पे आ गए, तो फिर हम ये कर सकते हैं। बॉटनी फिर सबके साथ में चलेगी और पैरेलली मुझे टाइम मिलेगा आपको जू पढ़ाने के लिए। तो बाकी सारी चीजों में टाइम कंज्यूमिंग चीज है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा नहीं लगते, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। बट ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक बार ये सारी बातें समझ में आ गई तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम फटाफट फटाफट खत्म कर देते हैं फिर। वो बहुत ही ज्यादा इजी और कन्वीनियंट भी होता है, मीन्स 2 to 3 क्लासेस में एक एक चैप्टर खत्म हो जाता है आराम से, और आप लोगों के लिए वो इजी भी होगा। समवन इज सेइंग 7 to मैम 8:30। बच्चे, समीक्षा आप कंफर्टेबल हो? बच्चे उठेंगे 7 बजे? मैं ही नहीं उठूंगी, मैम बच्चों को छोड़ दो। यस। मैम हमारे मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। कितने बजे? ऑफलाइन 10 बजे, 10 से पहले। ओके, सो यही क्लैश है बच्चे, दैट इज द इशू विच आई एम फेसिंग। मल्टीपल लोकेशंस, एक एक्चुअली मिक्स मैच हो गया बैचेस, इसीलिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि आपका सिलेबस फास्ट आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यू मतलब अगर आइडियली देखें तो आपको आपका डेली बायोलॉजी का नीट सेशन होना चाहिए आइडियली, अगर हम देखें तो, बट इट्स नॉट गोइंग ऑन। रीजन इज कि वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इशू, यही टाइम मैनेजमेंट का ही इशू है। ठीक है, लेट्स सी। आप लोगों का कंफर्टेबल टाइम बता दो, बट 7:30 to 9 पूरी की पूरी क्लास फ्री है ना? चाहे कहीं के भी बच्चे हो, यस एवरीवन इज मैम। फ्री? यस मैम। ओके, क्योंकि 3 लोकेशंस है ना, पिंपल गांव है, सिन्नर है, एंड नासिक सिटी के बच्चे हैं। 3 जगह के बच्चे हैं, तो अगर 7:30 to 9 अगर सब लोग फ्री हैं, देन आई कैन मैनेज की जो दूसरे बैच के बच्चे हैं, PNMT1 एंड PBT1,
तो उन बच्चों से भी मैं बात करती हूँ, इफ वो भी, उनके लिए भी ये स्लॉट फ्री है तो वीक के 2 दिन हम निकाल सकते हैं शाम के, और उस टाइम पे बॉटनी कर सकते हैं। बाकी जू के लिए मैं ये वाला टाइम इधर ये रखूंगी, या फिर कोई और आइडियल टाइम मॉर्निंग का, अगर आपका ऑफलाइन जिस दिन नहीं हो रहा उस दिन का कुछ। ओके, सो दिस वे वी हैव टू प्लान समथिंग, बट वी हैव टू लुक कि बाकी टीचर्स को भी वही वैसा ही स्केड्यूल मिले या ना, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, सो एटलीस्ट मुझे बायो में आपका स्पीड तेज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंटेंट हमारा ज्यादा है और बाकी सारी चीजें टाइम कम मिल रहा है, फिर आपको ही इशू आएगा बाद में अगर रिवीजन में समझ में नहीं आता है। एक बार में ही जो पढ़ाना होता है तो उसमें ही पूरा फोकस देना होता है आपको। ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 2 चीजें रह गई हैं, इनको मैं स्लोली लेती हूँ, बीच बीच में एक एक क्लास, जैसे संडे वनडे को कभी एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको लेकर मैं अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग जो है आई विल फिनिश ईच एंड एवरी डिटेल। आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन टिश्यू एंड कॉकरोच, जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हमने पढ़ा तो नहीं है बट इट इज अ नाइस फैक्ट। तो अगर हो सकता है आप में से किसी को वो ऑलरेडी पता हो, और अगर नहीं भी पता है तो कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये होगा, कोई ना कोई नॉलेज होगा, मॉड्यूल में रीड किया होगा आपने, मेनी मोर थिंग्स। ओके, सो दिस वे इट विल बी अ फन सेशन, और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होगा, बिकॉज काफी बच्चे ऑफलाइन क्लास वगैरह खत्म करके जल्दी जल्दी ज्वाइन हो रहे हैं। मुझे कुछ मैसेजेस भी आए थे कि आपके ऑफलाइन क्लासेस हैं और आप ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने एक तो क्लास 15 मिनट्स लेट किया, और अभी मैं सिर्फ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पे ध्यान दे रही हूँ ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाए तब तक, और किसी का कुछ वेस्ट ना हो। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्लाइड विथ एवरीवन। ओके, सबको स्लाइड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो आज का जो मीन्स ये जो भी छोटा सा क्विज सेशन है, हार्डली 36 क्वेश्चंस है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, स्टूडेंट्स वर विलिंग टू पार्टिसिपेट, सम वर नॉट, सम किसी का नेटवर्क इशू है। मैं क्या करूंगी, जो भी स्लाइड में दिखाऊंगी, यू हैव टू रेज योर हैंड फॉर आंसरिंग, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे बच्चे आंसर करें, अगर आप नहीं कर रहे हो इट्स कम्प्लीटली योर लॉस बच्चे, बट आई रियली वांट कि सारे बच्चे आंसर करें, मींस वो खुद से पार्टिसिपेट करें। सो मैं आज फोर्स किसी को नहीं करूंगी, बट यू हैव टू रेज योर हैंड, यू हैव टू आंसर। अगर कुछ गलत है देन यू हैव टू ऐड सम पॉइंट्स, अगर आपको जो भी लगता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनीवन। एक बच्चा अगर, जिस बच्चे को नॉलेज है तो वो पूरे के पूरे 36 आंसर्स भी कर सकता है, बट अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन इट इज ऑल्सो गुड, वो मेरे लिए अच्छा होगा। ओके, सो आई एम शोइंग द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। Yes, I'm giving you 2 to 3 minutes. So raise your hand if you would like to answer. Yes, Samiksha. Which question? First, ma'am. Mm-hmm. First is cockroach because it is Eurotele. Okay, good. Yes. Next is, I think, Sanskriti. Yes. Which question? Yes ma'am, 1 minute. Yes, Sanskriti. कौन सा क्वेश्चन है? You have raised your hand. Okay, रुचिर, तब तक आप आंसर करो, कौन सा क्वेश्चन? मैम सेकंड करूं? सी। सी, ओके। लूज कनेक्टिव टिश्यू, यस मैम, सी। ओके, यस। सिद्रा. Ma'am, third answer, I think it is cartilages because hyaline cartilage is flexible. Okay. Okay. Anyone who thinks कि इनमें से कोई भी गलत लग रहा है? Any one of the option is wrong? या फिर कोई और ऑप्शन होना चाहिए था? No one? सबको सही लग रहा है ये?
ओके, सो ऑल 3 क्वेश्चंस आर राइट, गुड। बाकी जिन्होंने आंसर किया, वेरी गुड। सो फर्स्ट जो है हमने लास्ट टाइम ही देखा, कॉकरोच एक्चुअली यूरिक एसिड के थ्रू अपना वेस्ट जो है वो कहाँ से कौन सी ट्यूब्यूल्स एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं? माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, याद आ रहा है? सो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यूरिक एसिड में, एंड दे आर एक्सक्रीटिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। पहला तो ये। दूसरा, सी ऑप्शन, यस, सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से टाइप देखे थे लूज कनेक्टिव टिश्यू के? एरियोलर एंड DNC, एडिपोज। राइट, राइट। सो अगर एडिपोज के आगे भी लूज होता तो वो भी राइट ऑप्शन होता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सो आंसर इज सी। एंड सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, राइट। सो कार्टिलेजेस, तो हमारा ईयर टिप, नोज टिप, जो ऐसी पोजिशंस हैं, यहाँ पे कार्टिलेजेस क्या करते हैं? फाइनल शेप एंड स्ट्रक्चर देते हैं टू द बॉडी और मे बी टू द ऑर्गन। ओके, सो दिस इज इट। यस, नेक्स्ट 3। Yes, Ruchir. Which one? मैम 6th। Okay. 6th का कौन सा? मैम सी। वो फर्स्ट वर्ड समझ में नहीं आया, लेकिन डेंड्राइट्स की वजह से वो डिफरेंशिएट होता है। ओके, गुड। फर्स्ट वर्ड मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ। यस, संस्कृति, विच वन? फिफ्थ वन Mm-hmm. मैम, फिफ्थ का स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, 5th का डी। Known as ओके, सानिका या एनीवन एल्स, किसी को कुछ और लग रहा है? someone- What about other students? Would you like to answer something for a change? 4th किसी को नहीं याद आ रहा? मैम Yes, समीक्षा। Ma'am, I think B, fourth. 4th का बी। ओके, गिविंग यू 1 मिनट। अगर ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई आंसर गलत होना चाहिए या सॉरी कोई आंसर का ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, काइंड ऑफ द फॉलोइंग इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कॉलमनार लग रहा है मुझे, स्क्वामस नहीं, कॉलमनार। डी का, सॉरी 5th का। ओके, सो आई विल से कि सारे ऑप्शंस राइट हैं एक्चुअली। देखो, अभी फर्स्ट का जो है सिलिएटेड तो हमने देखा था कहाँ पे? ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल था जो हमने देखा था। आई गेव यू म्यूकस का एग्जांपल आल्सो। अभी डी का, बच्चे ब्लड वेसल याद करो। ब्लड वेसल का जो इनर वॉल है वहां पे स्क्वेमस इसलिए था क्योंकि उसको डिफ्यूजन में हेल्प करना होता है। अंदर की जो वॉल्व होती है उसको डिफ्यूजन में हेल्प करना होता है, इसीलिए इनर लाइनिंग जो होती है इट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। दैट आल्सो फैक्ट वी डिस्कस्ड। और सी में जो पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स है, पेरिकैरियन इज अनदर वर्ड फॉर सेल बॉडी। जो न्यूरॉन का सेल बॉडी है उसको हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं। सो प्लीज राइट डाउन, क्योंकि इट इज अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये एक लर्निंग चीज भी हो गई, आपको पता चल गया। तो पेरिकैरियन के आगे सेल बॉडी भी लिख लो, तो न्यूरॉन के सेल बॉडी को हम पेरिकैरियन कहेंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर कि उनके सेल बॉडी के अराउंड डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये एक यूनिक फीचर है नर्व सेल्स के। ओके, ऑल आर करेक्ट। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही इजी है। ओके, समीक्षा, विच वन?
Ma'am, 9th C. 9th का सी. ओके. ओके, संस्कृति विच वन? मैम 8th का A. ओके. व्हाट अबाउट 7th? कोई गेसेस कौन सा होना चाहिए? कुछ भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का अगर सुना हो तो, या फिर कनेक्टिव टिश्यू से कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? मैम आई थिंक इट्स आल्सो A. ओके, एरियोलर का ए. ओके, लेट्स सी. यस मैम, वही लग रहा है. ओके, एनीवन एल्स जिसको लगता है बाकी क्वेश्चंस में कुछ और होना चाहिए? ओके, सो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. बेसिकली जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो पूछ रहे हैं कि देखो, प्रेजेंस तो हमने लास्ट टाइम देखा था बीनीथ द स्किन. वो क्या करते हैं? बेसिकली एक बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एपिथेलियल टिश्यू. सो इस वजह से, इस रीजन से, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो दे गिव द कनेक्टिविटी टू द मसल्स ऑल्सो. वो मसल्स को भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है, तो उनके बीच में जो कनेक्शन है, दैट इज इंटेग्यूमेंट, उनको प्रोवाइड करते हैं. फैट बॉडी विथ मसल्स तो है ही नहीं. एडिपोज टिश्यू है वो चीज स्टोर करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए. बोन्स विथ मसल्स, यू नो कि इसका आंसर क्या है. एंड बोन विथ बोन भी आपको पता है कि ये कौन सा क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल है. सो बी इज द राइट आंसर फॉर इट. कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमने पढ़े नहीं है, बट यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम सुनोगे वो कॉन्सेप्ट. ओके, देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज राइट ए, क्योंकि मैंने आपको बाकी और कुछ पढ़ाया नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये जो भी ऑप्शन होगा वो कॉकरोच से ही रिलेटेड होगा. दूसरा सी लग रहा है किसी को, प्रेजेंस ऑफ बोट शेप स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल एनल ऑफ एब्डोमिनल एनल सर्काई. ओके, ठीक है. देखो, इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉर्डल स्टाइल्स. अभी कॉर्डल स्टाइल भी आपके लिए नया है. एवरीवन प्लीज राइट डाउन कॉर्डल स्टाइल एक्चुअली होता क्या है. कॉर्डल स्टाइल को हम एनल स्टाइल भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम एनल स्टाइल्स भी है. दिस इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस. ठीक है, आई टोल्ड एवरीवन टू रीड द मैकेनिज्म, मतलब कॉकरोच का प्रॉपर रीड करके आना. तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉर्डल स्टाइल इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन ऑन मेल कॉकरोचेस, जो हेल्प करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मेल कॉकरोच विद द फीमेल कॉकरोच, ताकि वो अपना गैमेट पास ऑन कर सके इन फीमेल पाउच. ठीक है, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा. सो दिस इज द राइट आंसर इज बी. बाकी सारी चीजें सब में प्रेजेंट होती है. एंड बोट शेप जो है, जो कंफ्यूजन आपको जिसने क्रिएट किया, बोट शेप एक्चुअली दोनों में ही रहते हैं, बट एक का एब्डोमेन नैरो होता है मेल का, और फीमेल का ब्रॉडर होता है. यही डिफरेंस रहता है. बोट शेप वाला तो दोनों में ही कॉमन रहता है. द ओनली डिफरेंस इज द विड्थ ऑफ देयर एब्डोमेन. ओके, एंड बाकी सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन बोथ द कॉकरोचेस, मेल एंड फीमेल. अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें 7th 8th 9th में? No, ma'am. ओके, मैम ऑक्टोपस क्यों नहीं? व्हाट डू यू थिंक? ऑक्टोपस का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए या क्लोज? ओपन होना चाहिए मैम. आर यू श्योर? No, ma'am. हमने मॉलस्का का क्या देखा था? मॉलस्का हैज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, यस मैम. और उनके पास बेसिकली जो मॉलस्का है उनके पास 3 हार्ट्स, 3 चेम्बर्ड हार्ट समथिंग हमने पढ़ा था, छोटा मोटा अगर याद आ रहा होगा तो उस केस में, मॉलस्का के केस में हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था. बट जैसे ही आप इकाइनोडर्मेटा के पास आ जाते हो, वैसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है. एम आई राइट? क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका जुवेनाइल स्टेज ज्यादा डेवलप्ड होता है, और उसका एडल्ट स्टेज जो होता है वो लेसर डेवलप्ड होता है.
ओके ये मींस ये चेंजेस आपने देखे थे। एक बार फिर से वापस आप देखो सारे फाइलम और एनिमल किंगडम, अगर भूल रहे हो तो। बाकी आई होप कि आपने इनफ प्रैक्टिस किया है टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके चलो नेक्स्ट। यस टेक योर टाइम एंड टेल मी द राइट आंसर, बट चीटिंग नहीं करनी। आई डोंट वांट एनीवन टू गूगल अबाउट इट। यस संस्कृति। मैम 10th का एपिथेलियल टिश्यू बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यूज। Okay, good. Yes. What about 11 and 12? Who will answer? Sanskriti is smart. She took the first one. Okay, सुजय ने कहा है 12th का C. So I'm writing here C. किसी को कोई और ऑप्शन लगता है then you can also answer. Yes, Samiksha. 11th. Ma'am, yes, ma'am. 11th का B and C. Okay, 11th का B. Okay. Anyone thinks कि कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है या नहीं, या कुछ और ऐड करना है आपको? इलेवेंथ का सी। 11th का C लग रहा है। ओके अगर डाउट हो रहा है वापस से अपना एपिथेलियल टिश्यू के नोट्स एक बार पलटना स्टार्ट करो एंड देन कंपेयर करो कि हमने कौन से सिंपल एपिथेलियल के लोकेशंस कहाँ कहाँ लिखे थे। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर इट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 कंप्लीटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आई न्यू कि थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। देखो पहली चीज एल्वियोलाई एंड लंग्स मींस रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम होता है। ये चीज हमने देखी थी कि नहीं, उनकी कैविटीज यानी इनर वॉल में प्रेजेंट होगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा एक एक सारे ऑप्शंस देखो देन इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ वेट सरफेसेस लाइक बकल कैविटी एंड ईसोफेगस। आर यू ऑल श्योर कि बकल कैविटी में हमने पक्का सिंपल एपिथेलियम ही देखा था या फिर कुछ और देखा था? Okay, wait. I think I lost my connectivity. Yes. Okay. अब मेरी आवाज क्लियर है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। शायद मैं वो कनेक्टिविटी शायद लूज हो गया होगा। ओके सो आई एम आस्किंग कि बकल कैविटी में आपने पक्का सिंपल एपिथेलियम पढ़ा था या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा था? याद करो। एंड सेकंड है इट अकर्स इन द डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। दूसरा है इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सो बेसिकली हमारा जो क्या बोलते हैं कि बकल कैविटी एंड ईसोफेगस है वहां पे स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट होते हैं। देन एल्वियोलाई एंड ओके रियली सॉरी एक्चुअली मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो गया है और रीस्टार्ट होने की वजह से आई एम फेसिंग लिटिल इश्यूज। ओके यस सो आई वाज सेइंग कि जो मेजर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है उसका लोकेशन आपका सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड एल्वियोलाई और इन सब की इनर लाइनिंग होगी।
That is the major location of simple epithelial tissue. No doubt simple epithelium और भी जगह present है. अगर यहाँ पे blood vessels दिए होते तो वो भी right answer होता. अगर कोई और जगह जैसे fallopian tubes और इनके ducts दिए होते तो वो भी आपका right answer होता. But for now यहाँ पे दो ही चीजें लिखी गई हैं. So the right answer is A. अगर याद नहीं आ रहा, अगर सबको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हमें तो श्योर नहीं है कि क्या कह रहे हैं एंड ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है, सो इसको हम हाईलाइट करके रखते हैं एंड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट. मीन्स इसके बारे में फिर से आपके नोट्स में से देखो, मॉड्यूल में से देखो, बुक्स एक बार चेक करो एंड वो सब चेक करने के बाद लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रेजेंट है. ओके, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट. Yes, Samiksha. Which one? Ma'am, 14D. 14 का D. Okay. वैभव ने 13 का B बोला है. Okay, let's see. Yes, Sidra, which one? Ma'am, 15C. They have one fat globule. Okay, C. Okay. Yes, Akshata, which one? What do you think? मैम 13 का C. Okay, आपको 13 का C लग रहा है. Okay, anyone else जिसको लगता है कि कोई भी आंसर्स गलत है या फिर एक्सप्लेनेशन कुछ और चाहिए आपको? No? Okay. Akshata, tell me one more thing. Why you think कि हम ligament is in inelastic white fibrous tissue? Why you सॉरी think मैम, that? रीडिंग में मिस्टेक हो गई. इलास्टिक सॉरी इलास्टिक Okay. चाहिए. I got it. No problem. So the right answer is they are yellow elastic tissue. हमने white and yellow में देखा था ना? Yellow Yes, में I ma'am. guess we studied about क्या बोलते हैं कि tendons and ligaments also. कि एग्जैक्टली क्या है, हमने कार्टिलेजेस में भी देखे थे और उसके बाद हमने बोन्स और इनके केसेस में भी देखे थे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. ओके, सो योर राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, योर मॉडिफाइड इलास्टिक टिश्यू. दिस इज नॉट टिपरस, दिस इज फाइब्रस. ओके, यस. डी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 इट्स एक्चुअली करेक्ट. 14th का राइट एक्सप्लेनेशन है, कनेक्टिव टिश्यू आपका मेसोडर्मल ओरिजिन है और उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस एक्चुअली लार्ज होते हैं. दे आर फेमस फॉर देयर इंटरसेलुलर स्पेसेस ओनली. ओके, एंड नेक्स्ट अबाउट 15 वाइट एडिपोज टिश्यूज. एक्चुअली हमने देखा था फैट ग्लोब्यूल्स के बारे में, तो यहाँ पे बस एक ही वर्ड यूज किया है, रिप्लेस किया है, ग्लोब्यूलर को लॉक्यूलर से रिप्लेस किया है. मीनिंग दोनों का सेम ही है. सो दो कंडीशन देखे थे, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट. व्हाइट फैट में वन लार्ज ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होंगे और ब्राउन फैट में क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे या ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट. और उसमें आयरन का कंसंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है. एम आई राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. सो ये चीज प्रेजेंट होने की, ये डिफरेंसेस की वजह से उनको दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिस्टिंग्विश किया है. तो वही यूनिलोक्यूलर मींस ईदर यूनिग्लोब्यूलर और यूनिग्रैन्युलर. आप तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है और उनको इंटरचेंजेबल यूज किया जाता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. सो ऑल आर करेक्ट एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ओके, चलो नेक्स्ट वन.
17th C. 17th C, okay. Ma'am, 18 C. 18 C, okay. Anyone else? किसी को कोई और आंसर लग रहा है? You can answer anytime. What about 16th? 16th is actually very easy. कोई भी वाइल्ड गेस कर लो. नॉट फाइब्रिलर, यानी जो फाइबर बेस्ड नहीं है. मीनिंग ये है क्वेश्चन का. अभी कौन कौन से इसमें फाइबर्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, या फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिनका? Elastin and collagen. ठीक है, इलास्टिन एंड कोलेजन पता है, ओके. व्हाट अबाउट अदर टू? तो ये दो तो चले गए, ये आपके D. ऑप्शन से चले गए. और सी और डी में से मायोसिन कहाँ पे प्रेजेंट है? muscles. राइट. तो मसल फाइबर्स में प्रेजेंट है. तो और मायोसिन और एक्टिन किस में हेल्प करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो जो बेसिकली इनके जो प्रोटीन्स है, मसल प्रोटीन्स, वो भी लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, चीजों को बाइंड करना है, मसल्स को एक साथ इंटैक्ट भी रखना है, प्लस उनमें स्लाइडिंग मूवमेंट भी लेकर आनी है. तो स्लाइडिंग मूवमेंट तब तक नहीं होगी जब तक वो लॉन्ग इलोंगेटेड नहीं होंगे और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेंगे. सो एक्चुअली जो आपको पता है, आप उससे भी क्वेश्चन एक बार देख सकते हो. एल्ब्यूमिन आपको नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक इसके बारे में. तो एल्ब्यूमिन नहीं पढ़ा तो आई कैन नॉट ब्लेम यू कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो, बट बाकी तीन के बारे में आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो. सो द राइट आंसर हियर इज डी. तो जो चीज आपने सुनी ही नहीं वही उसका राइट आंसर है. So this way you can crack. Rest, बाकी three, all the other two are correct. So blood cells कहाँ बनते हैं? Red bone marrow and osteoblast actually क्या है? Bone के tissues का one of the important part. Okay. चलो next. Yes. Ma'am, 21. 19A. Okay, 19 का A. Yes, रुचिर, what do you think? आप किसका आंसर कर रहे थे? 21. 21 D. 21 D. Okay. Yes, संस्कृति. Which one? 20 का A. 20 का A. ओके. एनीथिंग जो लगता है कि गलत है? ओके. सलाइवरी ग्लैंड सबको याद था? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड. Yes, ma'am. कौन कौन से तीन पढ़े थे हमने? आई गेस एग्जाम्पल में ही हमने तीन चीजें देखी थी, याद आ रहे हैं? सबलिंगुअल के अलावा एनीथिंग, एनी अदर नेम्स? हमारे पास तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो उनके दूसरे नाम याद है? पैरोटिड याद आ रहा है? Yes, ma'am. एंड मैंडिबुलर ने कहा था जॉस के ऊपर या नीचे भी प्रेजेंट होते हैं. एंड दूसरा बायलिंगुअल तो सॉरी सबलिंगुअल तो है ही. Okay, so this is those are the type of salivary glands. So actually, correct answer is A. Okay, protein not found in connective tissue. Okay, जिसने आंसर किया क्वेश्चन नंबर 20, कैन यू प्लीज टेल मी आपका आपने किस तरीके से क्या अप्रोच किया? हाउ यू अप्रोच्ड? व्हाई नॉट ओसिन? ओसिन आपने कहीं सुना है? कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट इट? Yes, Sidra. Ma'am, actin is present in muscle, so Mhm. maybe so it is not found in connective tissue. Okay, good. And have you heard about osin protein? If no, then लिख लो, अभी लिख लो आप, क्योंकि
एमसीक्यू के बहाने आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही है। ओसिन प्रोटीन एक्चुअली बोन के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं ये, बट ये एक्चुअली पाए जाते हैं इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन, दिस प्रोटीन। ऑस्टियोसाइट्स बेसिकली बोन सेल्स, इसीलिए प्रोटीन का नाम भी ओसिन इसीलिए है। सो दे आर प्रोटीन्स in extracellular matrix of bone. ठीक है, एंड क्योंकि ये प्रोटीन है तो कौन सा वाला एक्स्ट्रा सेलुलर? ऑर्गेनिक, राइट? वी कैन ऐड दिस ऑर्गेनिक वर्ड आल्सो, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए बोन क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, सो दैट इज द रीजन कि ये भी कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट है। Collagen and elastin, you know, so A is the right answer. Okay, tendon connect the following, so bone to muscle, that is the right answer. Okay, yes, let's move on. ट्वेंटी का डी। 22 का D, okay. A. नो मैम 23 का बी है। Okay, किसी को A लग रहा है, किसी को B लग रहा है। Yes, ma'am. 23B. Okay, are you sure B आपका फाइनल आंसर है? यस मैम। Okay, I should put prizes also. हम KBC टाइप कर सकते हैं, जो बेटर आंसर करेगा और ज्यादा आंसर करेगा, आई कैन गिव एवरीवन, दो स्टूडेंट स्पेशली, प्राइजेस आल्सो, तभी आप में शायद एंथुजियाज्म आएगा, क्योंकि अभी कुछ मिल नहीं रहा ना इसके बदले, इसीलिए शायद एनर्जी भी नहीं आ रही होगी। ओके, चलो B, व्हाट अबाउट 24? B लग रहा है मैम, कंफर्म नहीं है। ओके, कंफर्म नहीं है, देन इट्स ओके। चलो, एनीवन एल्स जिसको लगता है कि किसी का ऑप्शन हमें सही या गलत लग रहा है या फिर चेंज करने की जरूरत है? चलो, क्वेश्चन नंबर 22 का मैं बता देती हूँ। अगर आपके सामने मेल एंड फीमेल कॉकरोच का डायग्राम है तो प्लीज ओपन कर लेना दूसरे टैब में और एक बार ध्यान से देखना। जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, कभी कभी पार्ट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक सेटअप मैंने आपके सामने दिया है। सो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच, कि इनमें से वो उसका सिस्टम का पार्ट नहीं है। बच्चे, कोलेटरल ग्लैंड्स तो प्रेजेंट होते हैं इन फीमेल कॉकरोच। ओके, इट इज देयर, इट इज प्रेजेंट। आई गेस हमने एंड में कोलेटरल ग्लैंड्स के बारे में भी देखा था कि वो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं एंड बेसिकली वो क्या करेंगे, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, matured egg, so that is their one of the function. Then gonapophysis, that you know, ये तो दोनों में ही present है। Vestibulum is also one of the important part। Phallic gland जो है, phallic gland एक important part है male cockroach का। ओके, फैलिक ग्लैंड मेल कॉकरोच का पार्ट है, दैट इज द रीजन कि ये राइट आंसर इज ए। एंड आई नो आप लोगों ने इसके पार्ट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है, so we'll do one thing, we'll look into this question one more time, बट इस बार आपको क्या करना है, इस बार डायग्राम आपके सामने रखना, ठीक है। फंक्शन भले ईच एंड एवरी ग्लैंड के या पार्ट्स के इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ फेमस नेम्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ओके। एंड भूले भटके एक दो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो मिस नहीं होने चाहिए।
वैसे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 100% सारे क्वेश्चंस का नॉलेज होगा, बट स्टिल हमारा चांसेस, हमारा टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ध्यान में रखें. ओके, सो एक बार ये सेकंड हाईलाइट, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, रीजन इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है. तो जो भी हाईलाइट हो रहा है मतलब उसके बारे में फिर से उसके डेटा को देखने की जरूरत है और उसको वापस पढ़ने की जरूरत है. ओके, लेट्स मूव ऑन दीज 3. Twenty-seven A. 27A. Okay, Sidra, what do you think? 25C, Okay, 25C. because they're specialized for storage of fats only. Okay. Yes, what about 26? D. D. Okay. Okay, anyone who thinks कि कोई भी क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है? Okay, so all are correct. अगर किसी को नहीं लग रहा तो all are correct. First is Sidra, you explained it correctly कि adipose tissue ही mostly specialized है, mainly specialized for storing the fat, so they are going to be richly fat loaded. तो पहला तो ये. दूसरा, vascular tissue of blood is made up of all three. हमने ये सारे components देखे थे जब हम blood कर रहे थे. So all of the above. And ciliated epithelium is present in fallopian tube. ये तो बहुत ही famous examples जो हमने देखा. उसके अलावा हम ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स यहाँ भी देख रहे थे. बट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे भी सीलिएटेड प्रेजेंट है, बट उसके साथ साथ फेलोपियन ट्यूब वाज आल्सो वन ऑफ द मेन एग्जांपल. ओके, सो ऑल 3 आर करेक्ट. यस. Ma'am, 28C. ओके, 28C. Twenty-nine C. Okay. What about the last one? Question number 30. Yes, Sidra. Ma'am, I think it is sarcolemma. Okay. C. Okay. So anyone else जिसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है किसी क्वेश्चन में? Ma'am, I think Ma'am, 29th. question. Which one question? Which question? 29th. Okay, 29 का क्या लग रहा है? कुछ और लग रहा है क्या? Yes, B. Option B. ऑप्शन बी. ओके, चलो. आई न्यू कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही क्वेश्चन नंबर 29 में. द रीजन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर एक्चुअली करेक्ट. कैसे करेक्ट है? न्यूरॉन सेल्स का क्लास याद आ रहा है सबको? लेक्चर याद आ रहा है? तो मैंने नर्व सेल्स के बारे में जब पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करती है. इंसुलेशन के बारे में कहा था,
सो जब हमने न्यूरॉन ड्रॉ किया, तो न्यूरॉन जब ड्रॉ किया तब मैंने आपको श्वान सेल्स बताया था कि वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, उसमें उसका न्यूक्लियस दिखाया, बहुत सारी चीजें दिखाई, ठीक है। एंड जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली एक सेंटेंस में लिखा है तो आप भूल जाओगे, बट अगर सीएनएस लिखा होता तो आपको ध्यान आ जाता। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ या इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. Okay, that is one of the important part. Okay, then question number 28 is right. So all questions have C answers actually, and all are correct. And sarcolemma muscle fiber के around जो layer होता है, I think हमने specially एक class में सिर्फ और सिर्फ muscle related terminologies देखे थे. So I'm expecting everyone to remember those terminologies. उनके एक एक terminologies के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मसल में ज्यादा मैकेनिज्म पे नहीं क्वेश्चन पूछते, उनके ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी पे पूछे जाते हैं, क्योंकि मसल टिश्यू ही ऐसा है जिसमें उनके सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नाम चेंज हो गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द मसल फाइबर नेम. ओके, ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलो, इसके बाद अभी सिर्फ 6 क्वेश्चंस बचे हैं, देन वी विल रैप इट अप. प्लीज. क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट स्टिल आई हैव रिटन इट, क्योंकि इसी बहाने हम इसको पढ़ लेंगे फिर. बट यू कैन ऑलवेज टेक अ गेस, आप गेस भी कर सकते हो. 33C. ओके, 33C. Okay, what about other questions? इपोक्राइन एपोक्राइन ग्लैंड याद आ रहे हैं? उनके मोड ऑफ Yes. सिक्रेशन के बेसिस पे भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था. B. 32B. ओके, 32A. 32A लग रहा है. चलो, A and B. I am putting it both. What about 31? कोई guesses? Any guess will be okay. There is no right and wrong here. अभी हम सब सीख रहे हैं. Fat granules. Okay, fat granules. Okay. Akshata, sweat glands means, okay, you are giving the example. मैम ऑप्शन नंबर C होना चाहिए था ना. Okay, you think option number C, then जिसको जितने options लग रहे हैं you can tell me. No problem, I'm going to explain you. Okay, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, बिकॉज आई हैवंट टॉट इट, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि सबको ये चीज पता होगी. बेसिकली यस, मेरा भी C गलती. ओके, आपको सी लग रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 32 के लिए? यस मैम. ओके, नो प्रॉब्लम. पहली चीज तो निजल ग्रैन्यूल की यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है. ओके, चलो, जो निजल्स ग्रैन्यूल है बेसिकली वो आज के टाइम पे या फिर मॉडिफाइड वर्जन में राइबोसोम कहा जाता है. सो निजल ग्रैन्यूल अब भी लिख लो ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे. सो इट पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. कैसे वाले सिंथेसिस में हेल्प करता है? जैसे ही डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट करते हैं, मींस जैसे ही वो सिग्नल रिसीव कर लेते हैं और साइटोन की तरफ डालते हैं, तो साइटोन को क्या करना होता है, या फिर सेल बॉडी को बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है. और वो एनर्जी प्रोडक्शन एंड उतने सारे इम्पल्सेस को प्रॉपर चैनल करने के लिए इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन. तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो निजल्स ग्रैन्यूल करता है, एंड इट इज एक्चुअली न्यूरॉन्स राइबोसोम. ओके, सो वो जो नाम था, इट हैज बीन गिवन बिहाइंड द आफ्टर द साइंटिस्ट नेम, बट in today's time it is represented as ribosomes only, क्योंकि न्यूरॉन्स को हम एक
नॉर्मल सेल की तरह ही देखते हैं, इट इज नथिंग स्पेशल। सो उसके सारे पार्ट्स भी वैसे ही होंगे जो एक नॉर्मल सेल्स को दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। ओके, पहली चीज तो ये हो गया, एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, तो फटक से लिख लेना नेजल्स ग्रैन्युल्स को हम क्या बोलते हैं। दूसरा, एपोक्राइन, होलोक्राइन, इपोक्राइन। अगर आपको याद आ रहा होगा, होलोक्राइन मीन्स पूरा का पूरा सेल साथ में चला जाता है, होल, राइट। आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो, होलो को होल या एंटायर सेल भी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन बी तो चला गया। ओके, बी इज लॉस्ट। अब वो बोल रहे हैं व्हेन द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड बट द सेल रिमेन्स इंटैक्ट। अब ये बताओ, जब सेल्स कंप्लीटली इंटैक्ट रहता है, यानी उसके पास उसका डक्ट प्रेजेंट है या फिर उनके जो गॉबलेट्स हैं वो इलोंगेटेड होंगे, तो वो कौन से एग्जाम्पल है? वो इपोक्राइन नहीं लग रहा आपको? यस, टेल मी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही आपको चीज। सो बेसिकली जो ऑप्शन ए है, इट इज नॉट द टाइप ऑफ एपोक्राइन। एपोक्राइन में मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा भी याद आ रहा होगा, तो एक पार्ट पे वो स्टोर रहता है एंड स्टोर होने के बाद धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। तो अगर एपिकल पार्ट पे स्टोर होगा, इसीलिए हम उसको एपोक्राइन भी बोलते हैं, उसका नाम इसलिए पड़ा है। और अगर एपिकल पार्ट से वो रिलीज होगा तो थोड़ा सा एपिकल साइटोप्लाज्मा भी लूज होगा, पूरा सेल नहीं डिस्ट्रॉय होगा, बट वो पार्ट जो है वो वहां पे क्या बोलते हैं कि उतना पार्ट जो स्टोर्ड पार्ट है वो लूज होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपका एपोक्राइन मोड ऑफ सिक्रीशन। अभी एनीवन हु कैन गिव मी एग्जांपल ऑफ एपोक्राइन? एक स्टूडेंट ने Mammary किया है। gland. Mammary gland. ओके ओके, गुड। एक ने मुझे कहा है स्वेट ग्लैंड्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। सो दोज आर करेक्ट आंसर। सो ये हो गया आपका राइट एक्सप्लेनेशन। और दूसरा 33, आई थिंक एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, क्योंकि हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के ऊपर भी काफी क्लोजली रिव्यू किया था उस टाइम पे। ओके, चलो अब लास्ट 3 क्वेश्चंस, दिस इज द लास्ट सेशन, इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे सेशन को। यस मैम 36 का बी। ओके, 36 का बी। 35B. 35 का बी। ओके, ओके, व्हाट अबाउट 34? कोई भी गेस, वाइल्ड गेस चलेगा। B. बी। Potassium urate. ओके, किसी को ए लग रहा है, किसी को बी लग रहा है। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सी 34th क्वेश्चन का जो मैंने फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है, वो आपको नहीं बताया है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन यूरिया, अमोनिया, इन्हीं सब में एक्सचेंज होते रहते हैं। बट जो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ। यहाँ पे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात नहीं हो रही है, तो फिर वो उसमें से यूरिया या अमोनिया तो एक्सट्रैक्ट करेगा ही नहीं, तो बी और डी तो कंप्लीटली चला गया। ये बोल रहे हैं कि बॉडी सेल्स जो नॉर्मल उनके फंक्शनल सेल्स हैं, वो हीमोलिम्फ यानी उनके ब्लड में जब वेस्ट डालते हैं, उसमें डिस्चार्ज करते हैं, तब वो किस फॉर्म में रहता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट द आंसर, क्योंकि कैल्शियम फॉर्म में रहेगा तो उनके एक्सोस्केलेटन में भी वो पार्ट जरूर प्रेजेंट रहेगा, या किसी ना किसी वे में प्रेजेंट मींस उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। सो हियर द आंसर इज ए, पोटेशियम यूरेट। वो पोटेशियम यूरेट ही है, यूरेट पे फोकस करो,
वही चीज है जो बाद में यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात की है, कैल्शियम कार्बोनेट में कहीं नाइट्रोजन आता ही नहीं, पोटेशियम यूरेट में नाइट्रोजन आता है। वैसे नाइट्रोजन यूरिया एंड अमोनिया में भी है, बट यूरिया एंड अमोनिया ये एक्सक्रीटरी सिस्टम निकालते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। पोटेशियम यूरेट ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। एंड आई हैवंट टॉट इट, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया था एक्चुअली, आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो मैंने जानबूझ के पुट किया कि फ्यू स्टूडेंट्स माइट हैव द नॉलेज ऑफ दिस थिंग। ओके, सो आपको किस पे अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा, दो बातें सोचनी पड़ेंगी कि किसके कौन पहले तो वो वेस्ट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे बॉडी सेल्स हैं, आपके एक्सक्रीटरी सेल्स नहीं है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो बी एंड डी इज ऑप्टेड आउट। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजनस वेस्ट कहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो वैसे ही चला गया, तो बी सी डी निकल गया। तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी होती ना, या फिर ध्यान नहीं भी है, तो आप ऑप्शन ए को मींस वहां तक आप कंक्लूड कर सकते हो। सो दिस वे यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम पूरे के पूरे मींस जिसकी नॉलेज नहीं है हम वहां तक कैसे इसी क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक द अप्रोच। रेस्ट क्वेश्चन नंबर 35, सो द आंसर इज बी करेक्ट। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि उनका जो सॉल्ट है वो सॉल्ट को डिसॉल्व होने के लिए अगर एसिडिक मीडियम में रखा तो कंप्लीटली क्रिस्टलाइन फॉर्म से डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर वो डिसॉल्व हो गया तो ओवरऑल जो बोन है वो रबरी इफेक्ट देगा। ओके, इट विल लुक लाइक रबर। सो दैट इज द राइट आंसर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, बच्चे अभी हमने बोला कि इनमें से कौन सा जो मैच है वो इनकरेक्ट है। ओके, सो अभी आप बताओ कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। ऑप्शन डी, गलती से बी हो गया, डी डी बोला। ओके राइट, डी। अब भी हमने देखा कि एपोक्राइन का एग्जाम्पल वाज मेमोरी ग्लैंड, बट मेमोरी ग्लैंड को मीरोक्राइन में भी डाल दिया है, सो दैट इज द रॉन्ग आंसर। ओके, सो ये हो गए आपके all 36 questions with answers. Okay, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कर लोगे टिश्यू रिलेटेड क्वेश्चंस? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो अभी जिन बच्चों ने टिश्यू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सॉल्व योर क्वेश्चन। इससे पहले वाले सेशन में बच्चे थे क्या, आप में से कोई था जिसने PNMT 1 के साथ 1 वाला सेशन अटेंड किया है? यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो जो थे बच्चे। रुचिर, आप PNMT 1 वाले सेशन में भी थे क्या, बॉटनी के सेशन में? मतलब मैम वो क्वेश्चन वाले में था, मतलब अटेंड लेक्चर नहीं अटेंड किया, क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, आज के सेशन में नहीं थे ना आप? मैं आज के No, सेशन ma'am. की बात कर रही हूँ। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे कॉमन है, अभी भी एक दो बच्चे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आप लोगों का होमवर्क अभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सी, योर होमवर्क इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल 1, 2, 3 कंप्लीटली सॉल्व करना है। हाँ, उसमें अर्थफॉर्म और फ्रॉग का कोई डीप डाउन क्वेश्चन होगा देन प्लीज उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उसको सॉल्व करोगे। सो ये तो मैं हैंडल कर लूंगी। बाकी लेवल 1, 2, 3 बच्चे प्लीज ऑनेस्टली सॉल्व करो। अभी आप लोगों के पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी है हर चीज की, राइट? PDF फॉर्म है आपके पास। अभी कैसे करोगे? सो पहली चीज, एक नोटबुक बनाओ। पहला काम तो आपका ये है, नोटबुक फॉर्म प्रिपेयर करो। नोटबुक किस चीज की होगी? इट विल बी एन आंसर की नोटबुक। 12th वालों को मैंने अभी बोला है फॉलो करने के लिए, और आज PNMT 1 को भी कह दिया है। अब मैं आपको भी सेम इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। देखो, आपकी आंसर की का नोटबुक इसलिए भी जरूरी है, एटलीस्ट आपके पास सारे राइट एनालाइज्ड आंसर्स रहेंगे आपके मॉड्यूल्स के। ये आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप बायो में अप्लाई करो। आंसर की में क्या होगा, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक में टिक नहीं कर सकते, तो आपको अनकन्वीनियंट लगता होगा सॉल्व करना क्वेश्चंस कि वो जो आंसर है उसका करे क्या। तो आप एक आंसर देखते होगे, फिर आंसर की के पास जाते होगे, और इस वजह से आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो पाती होगी। तो क्या करना है, डेली जितना भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि आई वांट, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि जितने भी चैप्टर हुए उनका डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो डेली आप करो, टाइमर लगाओ। सो सेट टाइमर, जितना टाइम मिल रहा है। अगर आज का स्केड्यूल टाइट है और ऐसा लग रहा है 30 मिनट्स ज्यादा नहीं निकाल सकते, तो सेट टाइमर ऑफ 30 मिनट्स आपके करंट कैपेबिलिटी पे।
ये डिसाइड करो कि 30 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सपोज आपने सोचा लेवल 1 के 50 क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व कर दूंगा, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 50। ठीक है, तो 50 इंटू 4 कितना होता है? 200. 200 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 200 मार्क का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 30 मिनट्स में। ये आपने किया है, क्योंकि लेवल 1 बोला मैंने, तो लेवल 1 में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस भी होंगे, तो एक एक मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन भी देख सकते हो, फास्ट रहोगे आप। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप देखना आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपकी कुछ चीजें सॉल्व हो रही हैं। पहला तो टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलेगा कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हो, इजी कितने क्वेश्चंस हैं, एवरेज कितने क्वेश्चंस हैं, हार्ड कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें आप उसके बेसिस पे कितना टाइम देते हो। और देखो इजी हार्ड एवरेज कुछ नहीं होता, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने अभी तक खुद से आपको कभी नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, क्योंकि आप लोग सबका अपना अपना परसेप्शन है। सो यू फाइंड आउट योर वे, आपको क्या लगता है। ठीक है, तो पहला तो टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। दूसरा, यू विल कंट्रोल योर टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब कौन सा वाला टेम्पटेशन? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। अभी आपको क्या लगता है, कुछ क्वेश्चन की 50-50 सिचुएशन होती है, बी भी है सी भी है, जैसे अभी आप 1-2 क्वेश्चन में डाउटफुल हो गए, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो अगर कभी नहीं पढ़ा है या फिर आप 50-50 में परेशान हो, तो देखो ये केबीसी नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइव्स नहीं मिलेंगे और ना ही ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेंड नहीं करना है। तो लूज योर टेम्पटेशन, एक प्रैक्टिस आपकी होगी कि रॉन्ग आंसर, क्योंकि इट विल प्रमोट नेगेटिव मार्किंग, सो यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना चाहती हूँ। आपका एटीट्यूड ही ऐसा होना चाहिए, जो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं उसको सॉल्व ही नहीं करना है। बट क्योंकि आपको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, तो आप पढ़ोगे उतना, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दोनों में फर्क है, पढ़ना, नॉलेज गेन करना, ताकि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ, ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की और आप टेम्पटेशन के चक्कर में आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, और करने के बाद आपको लग रहा है कि अरे सारे तो गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। सो आई वांट यू टू स्टडी रियली हार्ड। अब स्टडी कैसे करोगे? अटेंड ऑल द सेशंस प्लीज। पहले तो ये रिक्वेस्ट है, मैं देख रही हूँ डे बाय डे PNMT 2 बैच के अटेंडेंस कम होती जा रही है। सो एट एनी कॉस्ट आई विल एनकरेज एवरीवन कि नीट की क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स आई एम बीइंग सेल्फिश हियर। मैं अभी तक सेल्फिश नहीं हुई थी, राइट नाउ आई एम बीइंग सेल्फिश। रीजन इज, नीट की क्लासेस जितना इंपॉर्टेंट कोई क्लास नहीं है। आप प्रिपरेशन इसके लिए कर रहे हो, यू हैव पेड हैवी फीस, हर चीज आपने दिया है, यू आर वर्किंग हार्ड, आप इधर से उधर घूम रहे हो, टाइम पे आ रहे हो, जा रहे हो, टीचर आपके लिए टाइम निकाल रहा है। सो इस चीज के लिए आपको सेशन अटेंड करना है। बाई चांस अगर कोई सेशन मिस होता है, प्लीज रिकॉर्डिंग देखो। आई एम एक्चुअली यूट्यूब लिंक मुझे बनाना नहीं होता है, मैनेजमेंट मुझे देता है, सो इट टेक्स टाइम, बट आई ऑलवेज ट्राई कि विद इन 24 आवर्स आपके ग्रुप पे रिसेंट लेक्चर का यूट्यूब लिंक पहुंच जाए। तो प्लीज आप भी उतने ही टाइम में, अगर मेरा आज सेशन है और आज का मिस हो गया है, तो ट्राई करो बाय टुमारो, बाय संडे आप वो सेशन कंप्लीट देख लो, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि क्या हुआ है। और सेशन देखोगे तो आपके मन में अगर कोई डाउट हो जाएगा, देन मैसेज मी, मैं मैसेज में रिप्लाई कर दूंगी। मैं आज नहीं कर पा रही, मैं 1-2 दिन बात करूंगी, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे करूंगी। और कीप मी रिमाइंडिंग ऑलवेज ऑलवेज। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाती, तो वो मुझे रिमाइंड भी करते हैं, और रिमाइंडर मैसेज से मुझे याद आ जाता है कि क्या बोलना है। सो आई गिव देम द आंसर ऑल्सो। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यूज आपको टाइमली सॉल्व करने हैं। जैसे ही एक चैप्टर का 50% प्लस कंटेंट खत्म हो जाएगा, वैसे ही उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही टिश्यूज खत्म हुए, मैंने आपको होमवर्क देना शुरू कर दिया कि टाइप ऑफ टिश्यूज हो चुके हैं, तो लेवल 1 लेवल 2 अब आप सॉल्व करते जाओ। सो रीजन इज मोर देन 50% पार्ट अब खत्म हो चुका था, और अब टाइम आ गया है कि अब आपकी जो भी आपने अब तक सीखा है, जो भी नॉलेज गेन किया है, वो अब अप्लाई करके सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो ये चीज अप्लाई करोगे। ठीक है, सो स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप आपका सॉल्विंग, उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, यू हैव टू सेट अ टाइमर, उसका मार्क्स कैलकुलेट कर लो, एंड देन देखो कि आप हर अटेम्प्ट में कितने मार्क्स गेन कर रहे हो। अगर 200 है, वर्स्ट के सिनेरियो 50 नंबर आएंगे, बट 50 नंबर में एनालाइज करो कि अरे आपने
सपोज आपने 4 या 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से नेगेटिव कितने हुए? अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें से सब पॉजिटिव थे, एक भी गलत हुआ नहीं है, तो वो आपके लिए अचीवमेंट होगा, चाहे मार्क्स कम हो, बट नेगेटिव नहीं है, देन ऑल्सो इट इज एन अचीवमेंट। और स्लोली नॉलेज बढ़ेगा तो आपके मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। तो पहले आपको प्रैक्टिस किस चीज की करिए? नो नेगेटिव मार्किंग, बिग नो। तो ये क्लोज करोगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा। एंड देन टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करोगे। तो टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करने से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस जो हमें एक्स्ट्रा आते हैं, जो रह जाते हैं, वो छूट गया, टाइम कम था, हमें दूसरे सब्जेक्ट देखने थे, ये करना था, वो करना था, तो वो जो फालतू एक्सक्यूज है ना, वो कंप्लीटली साइड हो जाएगा। आप बेटर टाइम मैनेजमेंट से आपके आते हुए क्वेश्चंस अप्रोच कर पाओगे। सो दिस इज हाउ यू ऑल आर गोइंग टू प्रैक्टिस। बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी पता चला? Yes. ठीक है, क्योंकि ये बताना आपको जरूरी है, टाइमली ये इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज के साथ साथ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि मैं आपको बताऊं कि आपकी प्रैक्टिस कैसे बेटर होगी। ठीक है, वो बताऊंगी तभी आप प्रैक्टिस भी करोगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 4 या 5 स्टूडेंट्स को छोड़ के और कोई मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखता भी है। बिकॉज जब आप आंसर ही नहीं करते यहाँ पे, यहीं पे आप मुझे आंसर नहीं कर रहे इन द सेशन, तो आप घर पे या आफ्टर दिस सेशन क्या कर रहे होगे, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ गारंटी। बट इट्स हाई टाइम कि आप लोग प्लीज फोकस करो। आपके बैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड स्पेशली सिन्नर वाला बैच जिसमें मैक्सिमम PNMT2 के बच्चे हैं। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा प्रिविलेज मिली है बिकॉज आई एम टीचिंग यू बोर्ड ऑल्सो पर्सनली। सो यू कैन आस्क, आपका सारा डाउट एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। सो व्हेनेवर आई एम कमिंग यू कैन ऑलवेज आस्क दोज क्वेश्चंस। आपके पास ये प्रिविलेज है। ओके, सो डोंट लूज इट। ठीक है, आपकी जितनी फैसिलिटीज, बहुत सारे बच्चे मतलब दे डाई फॉर इट, उनको नहीं मिलता ये फैसिलिटी। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस। आपको ऑफलाइन भी दे रहे हैं, आपको ऑनलाइन भी ट्राई कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि आप लोगों को बेटर से बेटर क्लासेस दी जाए और ज्यादा ज्यादा आपको टाइम दिया जाए। बट आई थिंक कि यू गाइज आर लैकिंग इन प्रैक्टिसिंग, आप लोग थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीक में प्रॉबेबली आपके टेस्ट वगैरह अरेंज करवा सकती हूँ मैं। नहीं हुआ तो मैं बायोलॉजी का एक टेस्ट अरेंज करवा दूंगी, बाकी सब्जेक्ट का अगर नहीं भी हो पा रहा है तो। बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू सी कि वो जो हमने 4-5 चैप्टर्स अभी कर लिए, उनमें आपकी कितनी नॉलेज है, एटलीस्ट आपका लेवल कितना हो गया है। तो 5-5 चैप्टर का मैं साल में 4 एग्जाम ले लूंगी तो हमारा पूरा 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मेजर टेस्ट समझ के एक आपको टेस्ट देना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड हैं सब लोग? अगर कभी टेस्ट का अनाउंसमेंट आता है तो कर लोगे? यस मैम। हो सकता है Yes. ऑफलाइन भी ले लूं, मैं जिस दिन आऊंगी बोर्ड की क्लास लेने उस दिन हम 1 घंटे बैठ के टेस्ट ले लेंगे, सिर्फ बायो का ही होगा। तो मैं आपको प्रॉपर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी और उस क्वेश्चन से आप सॉल्व करना। देन आई विल चेक माई सेल्फ, मैं खुद से वो क्वेश्चन आपके चेक करूंगी, तो ऑनलाइन का चक्कर नहीं होगा। दूसरा, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, जो सिलेबस दिया उसमें से आया नहीं, आंसर की गलत है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। और मैं खुद से चेक करूंगी, सो आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितने बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो मुझे लगता है आपको देने थे। बाकी आज के सेशन में कोई क्वेश्चंस में डाउट, जो 2 क्वेश्चंस हाईलाइट करने को दिए हैं, यू हैव टू रीड अबाउट इट। ठीक है, तो PDF मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर देती हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ओके ओके, चलो देन enjoy your Sunday, enjoy your Saturday. This is Saturday. So enjoy your weekend. Please take care. Let's meet on Wednesday. I think Tuesday or Wednesday we are going to meet. Okay. Bye everyone. Take care. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye मैम।